Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit journal principle and processes of isolation of element। और हम लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस, मतलब किस टेम्परेचर के ऊपर हम आयरन की एक्सट्रैक्शन बेनिफिशियली से कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डेल्टा एफ जी नोट वर्सेस टेम्परेचर। ये जो कर्व है ये आयरन ऑक्साइड कर्व है और ये जो कर्व है ये कार्बन मोनोऑक्साइड कर्व है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कर्व है और ये तीनों कर्व 1073 केल्विन टेम्परेचर पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर हम 1073 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड कर्व है वो आयरन ऑक्साइड कर्व से नीचे की तरफ लाई कर रही है। इसका मतलब है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लेस नेगेटिव है। इसका मतलब 1073 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर कार्बन आयरन ऑक्साइड को आयरन में रिड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर हम 1073 केल्विन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर देखें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कर्व है ये आयरन ऑक्साइड कर्व से नीचे की तरफ लाई कर रही है और हम कह सकते हैं कि 1073 केल्विन टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को आयरन के अंदर रिड्यूस कर सकती है। ये था थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस कि कितने टेम्परेचर के ऊपर आयरन हमें ऑब्टेन हो सकता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट आयरन की टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहली टाइप है रोट आयरन। जो सबसे प्योर फॉर्म होती है कॉमर्शियल आयरन की वो रोट आयरन है और इसके अंदर 0.2 से 0.5% कार्बन होता है अलोंग विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप है पिग आयरन। जो आयरन हमें ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होता है उसके अंदर 4% कार्बन कंटेंट होता है और इसके अंदर स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज और ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन होने वाले आयरन को हम पिग आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप है कास्ट आयरन। जो पिग आयरन होता है इसको मेल्ट किया जाता है स्क्रैप आयरन और कोक के साथ। स्क्रैप आयरन होता है जो आयरन के स्मॉल पीसीज होते हैं, जो टुकड़े होते हैं उनको हम स्क्रैप आयरन बोलते हैं और जब इसको मेल्ट किया जाता है तो इसके अंदर कार्बन कंटेंट डिक्रीज होकर 3% रह जाता है और इसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में। हमने इस यूनिट के अंदर मेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया। जो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसे मेटलर्जी बोलते हैं। फिर हमने पायरोमेटलर्जी के बारे में डिस्कस किया कि जब हम एक ओर को हीट करते हैं और हीट करने से मेटल ऑब्टेन करते हैं उसे हम पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो मेटलर्जी वर्ड है ये मेटल ऑब्टेन होने का प्रोसेस है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मेटल ऑब्टेन करते हैं उसे हम मेटलर्जी बोलते हैं और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड साल्ट। कि जो फ्यूज साल्ट होता है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। और इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करें हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ
एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा की जाती है। देखो किस तरह से की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, एक आयरन का बना हुआ टैंक ले लेते हैं और इस आयरन के बने हुए टैंक के अंदर की तरफ यहाँ पर कार्बन मतलब ग्रेफाइट की लाइनिंग होती है और ये किसकी तरह काम करती है, कैथोड की तरह काम करती है। और जो हम इसके अंदर फ्यूज्ड साल्ट डालते हैं और डालते हैं उसके अंदर हम कार्बन की बनी हुई रोड डीप करते हैं जो किसकी तरह काम करती है, एनोड की तरह काम करती है। अगर हम सिंपली से इसके अंदर एल्यूमिना ले लें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि जो एल्यूमिना होता है ये बेड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो एल्यूमिना है उसको गुड कंडक्टर कैसे बनाया जाता है और उसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोस्पार डालते हैं। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 और फ्लोस्पार होता है CaF2। जब क्रायोलाइट और फ्लोस्पार डाले जाते हैं तो एल्युमिनियम गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है 1140 केल्विन। जो हमें यहाँ पर एल्युमिनियम ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है कैथोड के ऊपर, मतलब यहाँ पर बॉटम पर एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पर आउटलेट लगा हुआ होता है जिसके द्वारा हम एल्युमिनियम को बाहर निकाल लेते हैं। जो यहाँ पर एनोड यूज की गई हैं, जब 1 किलोग्राम एल्युमिनियम यहाँ पर बनता है तब 1/2 किलोग्राम एनोड बर्न हो जाती हैं और इसलिए धीरे धीरे जो एनोड हैं वो ख़त्म होती रहती हैं। तो हमें टाइम टू टाइम इनको रिप्लेस करना पड़ता है। जो यहाँ से हमें एल्युमिनियम ऑब्टेन होता है वो 99.95% प्योर एल्युमिनियम होता है और इस तरह से हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस के द्वारा हम एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन मेटल बाय द ऑक्सीडेशन। जो नॉन मेटल होती हैं वो कंबाइंड स्टेट के अंदर होती हैं। जैसे क्लोरीन एक नॉन मेटल है तो ये किस फॉर्म में मिलती है, NaCl, मतलब एक कंपाउंड की फॉर्म में होती है और इस कंपाउंड से क्लोरीन को अलग करना पड़ता है। और अलग कैसे करते हैं, यहाँ पर बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस। जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर तुमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब एक्वस NaCl क्या होता है, ब्राइन होता है, तो ब्राइन से हम क्लोरीन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो जो NaCl है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन होती है। जो क्लोरीन गैस बनती है वो एनोड के ऊपर बनती है और जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो कैथोड के ऊपर बनती है और इस तरह से एक नॉन मेटल एनोड के ऊपर बन जाती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर। जो लो ग्रेड ओर है उससे एक्सट्रैक्शन हाइड्रोमेटलर्जी के द्वारा होती है। हाइड्रो का मतलब लिक्विड या वाटर से है। तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल को एक स्टेबल रिएजेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो जो लो ग्रेड ओर है उसको लीच किया जाता है एसिड और बैक्टीरिया के साथ और इस लीचिंग के प्रोसेस के अंदर कॉपर मेटल कॉपर आयन के अंदर चेंज हो जाती है और फिर जो कॉपर आयन है
उसको ट्रीट करते हैं स्क्रैप आयरन या हाइड्रोजन गैस के साथ, और इससे हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। कॉपर मेटल क्यों ऑब्टेन होती है? क्योंकि जो Fe2 पॉजिटिव Fe कपल है और जो H पॉजिटिव H2 कपल है, इनकी इनोट वैल्यू Cu2 पॉजिटिव Cu कपल से कम है, और इसलिए यहाँ पर कॉपर मेटल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये था एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।